ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने के लिए कहा। केंद्र सरकार ने कहा कि रोजगार पैदा करने के लिए मनरेगा योजना के तहत 40,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सहित प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों में कल से नियमित कामकाज शुरू हो जाएगा। और चक्रवाती तूफान अम्फान तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने देशभर में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने के लिए कहा है। प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के साथ ही सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया जाए। एनडीएमए ने राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को निर्देश दिए हैं कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को और खोलने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के अनुसार संशोधित दिशा निर्देश जारी किए जाएं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए वित्तीय पैकेज और नीतिगत उपायों की घोषणा की है। यह घोषणा बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना वायरस से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित आर्थिक पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त के बारे में संवाददाताओं को आज नई दिल्ली में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ढांचागत सुधारों के तहत 7 क्षेत्रों पर प्रमुखता से ध्यान दिया जाएगा। इनमें मनरेगा, शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम को गैर आपराधिक बनाने, कारोबार सुगमता, सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों से संबंधित नीति, राज्य सरकार और उनसे संबंधित संसाधन शामिल हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत रोजगार सृजन के लिए और 40,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। श्रीमती सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए कर्ज की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% से बढ़ाकर 5% कर दी है। इससे राज्यों के लिए संसाधन राशि बढ़कर 4,28,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी के कारण उत्पन्न हुए संकट से निपटने के लिए राहत पैकेज में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दिया गया है। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को हम लेकर आए 1,70,000 करोड़ का, और उसमें भी अगर आप आज तक देखें तो सबसे पहले राशन देने का काम, अनाज देने का काम जो पूरे देश भर की राज्य की सरकारों और यूनियन टेरिटरीज के माध्यम से किया, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो गेहूं और चावल देने के लिए हमने इस योजना को लेकर आए और इनके परिवारों को 1-1 किलो दाल देने का काम भी किया और प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं चावल। इसके अलावा गैस की कमी ना हो, ऐसे 6 करोड़ 81 लाख रसोई गैस के सिलेंडर और इसमें 8,429 करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ट्रांसफर के माध्यम से किया गया है। श्री ठाकुर ने कहा कि शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए भी हर संभव प्रयास किया गया है और इसके लिए 3 चैनल्स को चिन्हित कर लिया गया है शिक्षा प्रदान कराने के लिए, और 12 और नए चैनल्स को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यही नहीं, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस इसका टेलीकास्ट भी हो सके, इसका प्रावधान भी एक्सपर्ट्स के माध्यम से किया गया ताकि स्काइप के माध्यम से आप इसका कर सकें। प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर्स तक भी हम पहुंचे हैं, उसके माध्यम से भी हम अपनी पहुंच बढ़ाकर देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच सके और शिक्षा को उन तक पहुंचा सकें। हमने राज्यों से भी अनुरोध किया है कि आप 4 घंटे का हमें ऐसा कंटेंट एजुकेशन का दें ताकि हम स्वयं प्रभा चैनल पर उनको दिखा सकें। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इससे पहले कल कोयला खनन, रक्षा उत्पादन, नागर विमानन, बिजली पारेषण कंपनियों, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के बारे में जानकारी दी थी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से प्रवासियों की वापसी की जानकारी लेने और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए ऑनलाइन पोर्टल राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली एनएमआईएस का उपयोग करने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि इस पोर्टल पर सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी और इससे प्रवासियों को भेजने और जिलों को ऑनलाइन स्वीकृति देने में मदद मिलेगी। इस पोर्टल पर मोबाइल नंबर सहित प्रवासियों से संबंधित जानकारी और उनके प्रस्थान के अलावा गंतव्य जिले के साथ यात्रा तिथि की जानकारी अपलोड रहेगी। श्री भल्ला ने कहा कि
राज्य मालूम कर सकेंगे कि कितने लोग बाहर जा रहे हैं और कितने अपने गंतव्य राज्यों तक पहुंच रहे हैं। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले का पता लगाने में मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा सकता है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रबंधन और बचाव की तैयारियों से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में कोरोना वायरस की निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाए और अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में धारा 144 लागू करने सहित नियंत्रण के कड़े मानक अपनाए जाएं। केंद्र सरकार ने कहा है कि रेलवे प्रवासी कामगारों की सुरक्षित और तेज वापसी सुनिश्चित करने के लिए रेल नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक जिले से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने को तैयार है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश के जिला कलेक्टरों से फंसे श्रमिकों और उनके गंतव्य स्थलों की सूची तैयार करने और राज्य नोडल अधिकारियों के जरिए रेल विभाग को आवेदन भेजने को कहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे प्रत्येक दिन 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने में सक्षम है। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अपने गृह राज्य जाने के इच्छुक श्रमिकों के बारे में प्रत्येक जिले से जानकारी मिलने के बाद रेलवे इन रेलगाड़ियों के परिचालन की दिशा में कार्रवाई करेगा। इस बीच देश के विभिन्न राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने के लिए 43 विशेष ट्रेनों की राज्य सरकार ने अनुमति दी है। इन ट्रेनों का संचालन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार रेल मंडल को 1 करोड़ 16 लाख रुपए का भुगतान कर चुकी है। गौरतलब है कि बीते 11 मई से विशेष रेलगाड़ियों के जरिए प्रवासी मजदूरों का छत्तीसगढ़ आना शुरू हो चुका है। अब तक 8 विशेष रेलगाड़ियां प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों और अन्य व्यक्तियों को लेकर छत्तीसगढ़ आ चुकी हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मजदूरों के छत्तीसगढ़ लौटने का सिलसिला जारी है। आज 2500 श्रमिकों को लेकर 2 विशेष ट्रेन बिलासपुर पहुंची। पहली ट्रेन भोपाल के हबीबगंज से आई, जिसमें करीब 1600 मजदूर सवार थे। वहीं दूसरी ट्रेन नांदिया से बिलासपुर आई, इनमें 900 मजदूर सवार थे। बिलासपुर पहुंचने पर सभी मजदूरों को जिलेवार अलग अलग स्थानों पर बसों से भेजा गया। इस बीच राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों को अब भोजन, पानी के साथ ही पहनने के लिए जूते, चप्पल भी मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार सभी सीमावर्ती चेक पोस्ट और अन्य शहरों से गुजरने वाले प्रवासी जरूरतमंद मजदूरों को चरण पादुका का वितरण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब से कुछ देर पहले जारी आदेश में कहा है कि विभिन्न राज्यों में अब रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का निर्धारण संबंधित राज्य सरकारें करेंगी। यह निर्धारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भेजे गए मापदंडों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब विभिन्न राज्यों के बीच यात्री वाहनों और बसों के संचालन की अनुमति भी दे दी है। ये अनुमति विभिन्न राज्यों के परस्पर सहमति पर आधारित होगी। इसके अलावा राज्य के भीतर भी राज्य सरकारों के निर्णय के अनुसार यात्री वाहनों और बसों का आवागमन हो सकेगा। हालांकि लॉकडाउन 4 के दौरान सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानें प्रतिबंधित रहेंगी। वहीं 31 मई तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों के साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग हॉल, जिम और स्विमिंग पूल आदि बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजक और सांस्कृतिक समारोह पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा। सभी प्रार्थना स्थल और धार्मिक स्थान आम जनता के लिए बंद रहेंगे। किसी भी तरह के धार्मिक सम्मेलन पर भी सख्त प्रतिबंध जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सहित प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों में कल 18 मई से नियमित कामकाज शुरू हो जाएगा। उच्च न्यायालय की ओर से इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार सेशन न्यायालयों में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक कामकाज होगा। वहीं अधीनस्थ न्यायालयों में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक प्रकरणों पर सुनवाई होगी। मामलों की सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं को मास्क पहनकर न्यायालय में जाना होगा। वहीं जिस अधिवक्ता के प्रकरण की सुनवाई होगी उसे ही न्यायालय कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। न्यायालय परिसर में अनावश्यक आने वाले पक्षकारों को प्रवेश नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित 2 और मरीजों की पुष्टि हुई है। ये दोनों प्रवासी हैं और हाल ही में दूसरे प्रदेश से लौटे हैं। इन्हें क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था। फिलहाल इन दोनों मरीजों को उपचार के लिए एम्स रायपुर लाया जा रहा है। इन्हें मिलाकर बालोद जिले में अब तक 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं कोरिया जिले के चिरमिरी में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 69 हो गई है। इनमें से 58 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में कोरोना संक्रमित 11 मरीजों का इलाज चल रहा है।
कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की परेशानियों को दूर करने और उन्हें समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। राजनांदगांव कलेक्टर ने समाजसेवी और स्वयंसेवी संस्थाओं से कहा है कि वे बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की मदद के दौरान पानी पाउच और केला न बांटें। उन्होंने कहा कि जो भी समाजसेवी या सामाजिक संस्थाएं राहत सामग्री का वितरण करना चाहती हैं, वे क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी से संपर्क करें ताकि उन्हें वितरण का प्रशिक्षण दिया जा सके। इधर महासमुंद जिले में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अमले द्वारा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की कोरोना जांच की गई। शहर के टाउन हॉल में आयोजित इस एक दिवसीय शिविर में 283 पुलिसकर्मियों की जांच की गई। उधर धमतरी जिले में अन्य राज्यों और अन्य जिलों से आने वाले लोगों को अलग रखने के लिए नागरिकों की मांग पर जिला प्रशासन ने 2 पेड क्वारेंटाइन सेंटर की व्यवस्था की है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने खपरीडीह गांव के क्वारेंटाइन सेंटर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इस इलाके में आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। साथ ही पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इसी जिले के भमनीडीह क्वारेंटाइन सेंटर से 2 मजदूरों ने भागने की कोशिश की, जिन्हें बाद में पकड़ लिया गया। इस बीच मुंगेली जिले में क्वारेंटाइन सेंटर में एक मजदूर की सर्पदंश से मौत हो गई। इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार से कहा है कि किसानों की बकाया राशि का जल्द से जल्द सीधा भुगतान उनके खाते में किया जाए। मैं चाहता हूं कि इस कोरोना वैश्विक महामारी के संकट में आज किसानों को पैसे की जरूरत है। ऐसे समय में उनके खाते में यदि राशि जाती है तो निश्चित रूप से किसानों का भला होगा। आने वाले समय खेती सर पर है, उनके काम ये पैसे आएंगे। श्री कौशिक ने प्रदेश में शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति भी तत्काल करने की मांग की है। महासमुंद जिले में प्रवासी श्रमिकों ने इस बात की मिसाल पेश की है कि श्रमिक हमेशा अपनी रोजी रोटी श्रम से ही कमाना चाहते हैं। जिले के पटेवा क्षेत्र के मानपुर ग्राम पंचायत में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे इन श्रमिकों ने ग्राम पंचायत से यह अनुरोध किया है कि उन्हें क्वारेंटाइन अवधि के दौरान ईंट बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस पर पहल करते हुए मानपुर के सरपंच ब्रिजेन हीरा बंजारे ने उन्हें स्कूल परिसर में ही ईंट निर्माण के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। पेश है हमारे महासमुंद संवाददाता की ये रिपोर्ट। मानपुर के श्रमिक परिवार ईंट भट्टा में काम करने के लिए ओडिशा गए थे। वहां से सप्ताह भर पहले लौटे हैं। प्रवासी श्रमिकों ने श्रम करने की फरियाद सरपंच से की। क्वारंटाइन के दौरान शारीरिक दूरी का पालन कराना जरूरी है, इसलिए सरपंच ने स्कूल परिसर में ही मजदूरों को मिट्टी और रेत उपलब्ध करा दिया और ईंट बनाने का काम दिया। शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सप्ताह भर में श्रमिकों ने 10 से 15 हजार ईंट का निर्माण कर लिया है। 10 से 12 हजार रुपए की आमदनी हुई है। जहाँ चाह वहाँ राह को चरितार्थ करते हुए ये श्रमिक क्वारंटाइन अवधि में भी रोजी रोटी का इंतजाम कर एक मिसाल पेश कर रहे हैं। आनंद राम साहू, आकाशवाणी समाचार, महासमुंद। गुजरात के गांधीनगर में ईंट भट्टा मालिकों और उनके सहयोगियों द्वारा छत्तीसगढ़ के 71 मजदूरों से करीब 53,000 रुपए अवैध वसूली का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार श्रमिक विशेष रेलगाड़ी से बिलासपुर पहुंचे मजदूरों ने कलेक्टर को बताया कि उनसे ट्रेन किराए के नाम पर अवैध वसूली की गई है। इसके बाद कलेक्टर ने इस शिकायत पर कार्रवाई के लिए श्रम विभाग को प्रतिवेदन भेजा है। राजनांदगांव जिले में टाइपिंग कंपनी में काम दिलाने के नाम पर 40 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में मुख्य आरोपी को बसंतपुर थाना पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। इस पर 127 लोगों से ठगी करने का आरोप है। आरोपी के पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, 2 लैपटॉप और एक कंप्यूटर बरामद किया है। आरोपी के सभी बैंक खातों को सील कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में एक अन्य आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व हिस्से और उसके आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान अम्फान तेज हो गया है। इसने गंभीर तूफान का रूप ले लिया है। इसके मद्देनजर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 12 घंटे में इसके और गंभीर होने की आशंका है। इधर छत्तीसगढ़ में आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान राजनांदगांव जिले में 140 बंदियों को रिहा किया गया है। इनमें 52 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया है। बलरामपुर जिले में हाइवा की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं कोंडागांव जिले के कोकड़ी गांव के पास 2 मोटरसाइकिल की आपसी भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य व्यक्ति घायल हो गए हैं। जांजगीर चांपा जिले के खरौद गांव में अज्ञात आरोपियों के हमले में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक की हालत गंभीर बनी हुई है।
और रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़ के बोरो वन परिक्षेत्र में हाथी के हमले में एक वृद्ध की मौत हो गई। बीते एक सप्ताह में हाथी के हमले से यह चौथी मौत है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने के लिए कहा। केंद्र सरकार ने कहा कि रोजगार पैदा करने के लिए मनरेगा योजना के तहत 40,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सहित प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों में कल से नियमित कामकाज शुरू हो जाएगा। और चक्रवाती तूफान अम्फान तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।